हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं पुजारी यार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए सोशियोलॉजी की क्लास यानी समाजशास्त्र विषय लेकर आता हूं। आप सभी प्रतियोगी छात्र छात्राएं जो भी यूजीसी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, केबीएच, एनबीएस, यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीपीजीटी, एमपी से दिल्ली, ट्रिपल एसडी, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, किसी भी स्टेट से हो, यदि आप सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से यानी कि समाजशास्त्र विषय से तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए परीक्षा के बीच से काफी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस क्लास को जरूर देखिए, इस क्लास को मिस ना कीजिए। अभी आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले बच्चे थे उनका तो एग्जाम हो गया जो है, उन्होंने कमेंट करके बताए कि उनकी परीक्षाएं अच्छी हुई हैं। और अब जो है आप सब जो पीजीटी के हैं, खासकर यूपी पीजीटी की जो मई जून में एग्जाम आप लोगों का लगा है, आप लोगों का देखिए, आप लोगों का समय एकदम नहीं है, इसलिए पढ़ाई आप लोग रेगुलर और कंटिन्यू जारी रखिए, ठीक है। अगर आपको 2025 में पॉजिटिव रिजल्ट पाना है तो मैं ये स्पेशली यूपी पीजीटी वाले बच्चों को ध्यान में रखकर कह रहा हूँ। और ये जो मैं क्लास लेकर आया हूँ ना, ये आज जो है सुपर 50 फटाफट लेकर आया हूँ। 50 क्वेश्चन है, 1 घंटे के अंदर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट कराऊंगा, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जो कि सामाजिक संस्थाओं से ये प्रश्न उत्तर है, आपके दीवान आतेदारी जो है समाज ऑनलाइन है, टाइप में है, ठीक है। और यहाँ के प्रश्न काफी बनते हैं और आप लोगों के लिए जो है मैं इसलिए क्लास लेकर आया हूँ, कम समय में अधिक क्वेश्चन हो जाए आप लोगों, क्योंकि समय आप लोगों के पास बहुत कम है, समय का अभाव है। और यहाँ से अगर प्रश्न आ जाएं तो आपके प्रश्न छूटे ना। तो मैं कोशिश यही किया हूँ, जो इम्पोर्टेंट अच्छे प्रश्न है लेकर आया हूँ, और जो कुछ प्रश्न इजी बहुत थे उनको नहीं लाया हूँ, वो तो आप लोग खुद ही कर लेंगे, क्योंकि आप लोग कंटिन्यू रेगुलर पढ़ाई तो कर ही रहे हैं। आप सब पढ़ने वाले बच्चे तो ही हैं, ऐसा तो है नहीं कि पढ़ नहीं रहे हैं। और आप जो है ये बिहार वाले जो बच्चे हैं जो बिहार से दे रहे हैं वो भी इस क्लास को ध्यान दें। ऐसा नहीं कि स्पेशली जो है आपका यूपी पीजीटी से यहाँ से प्रश्न बन रहा, बिहार वाले बच्चों के लिए नहीं बन रहा, ठीक है। तो जो भी सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के जो भी बच्चे हैं, आप किसी भी स्टेट से हों, चाहे एमपी से हों, एमपी भी देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर था, वहाँ का भी जो फार्म आए हैं जो आने वाले हैं। और यूपी के देखिए आप लोग जो यूपी से हैं वो बच्चे विशेष कर ध्यान दें, आपका जो है जीआईसी का फार्म आने वाला है, एलटी ग्रेड का, और आपका पीजीटी प्रवक्ता ग्रेड का जो है। और उसमें तो आप लोगों को सूचना मिली गई होगी, पीजीटी प्रवक्ता में पहले बीएड नहीं मांगता था, लेकिन अब उसने बीएड भी शामिल कर दिया है। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब वही बच्चे पीजीटी प्रवक्ता का फार्म डाल पाएंगे जो पीजी के साथ साथ अपने सब्जेक्ट से पीजी हो प्लस वो बीएड हो, ठीक है। और कुछ सब्जेक्ट जो प्रोफेशनल टाइप में उसमें बीएड नहीं मांगा, आप लोग देख लीजिएगा अपने सब्जेक्ट के कार्ड, ठीक है। वो विज्ञापन आपका बहुत जल्द ही आने वाला, आप लोग बहुत जल्द ही मिलने वाला। इसलिए आप लोग जो नए बच्चे हों, जो पुराने हो तो फार्म डाल दिए हैं, उनका तो एग्जाम लगे है, और जो आने वाला फार्म जो नए बच्चे हैं वो भी आप पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखें, ठीक है। तो समय बहुत कम आप लोगों के पास बचा, ये क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या प्रश्न उत्तर है। आप लोग मुझे पहचाने गए होंगे, मैं पुजारी यार एक बार पुनः आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। और आइए देखते हैं आज की क्लास में क्या है आप सभी के लिए। देखिए, जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न बार बार रिपीट करने वाले हैं एग्जाम में, यानी कि पूछे जाने वाले हैं या पूछे जाने की संभावना बनी है, ऐसे प्रश्न हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा, छोड़िएगा मत। और यहाँ से प्रश्न अगर आ जाए तो आपका प्रश्न होके ही जाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 1 आपका क्या कह रहा। खासकर पीजीटी प्रवक्ता वाले बच्चे ध्यान दें, इस पर ज्यादा फोकस करें, इस टाइप का प्रश्न वहीं पे पूछा जाता है। और यूजीसी नेट जेआरएफ वाले जो बच्चे हैं, आप सबका जून में परीक्षा तो होना ही होना है। हो सकता है जो डेट आई है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, इस समय फॉर्म पड़ रहा है, मैंने नोटिफिकेशन डाल दिया, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 1 क्या है आप सभी के लिए। आइए कॉपी और पेन लेके आप लोग बैठ जाइएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया कीजिए क्लास के अंत में कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। तो ये प्रश्न नंबर 1 कह रहा है आपका, भारतवर्ष में विवाह और परिवार पुस्तक के लेखक कौन हैं, ठीक है। यानी कि ये पूछ रहा है कि विवाह और परिवार पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपका ऑप्शन ए है के.एम. कपाड़िया, एम.एन. श्रीनिवासन, गिलीन एवं गिलीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप सभी को पता है, जहां तक मैं जानता हूं, क्योंकि ये सब प्रश्न बार बार पूछे जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए के.एम. कपाड़िया इसका आंसर हो जाएगा, इनको आप सभी लोग जानते हैं।
के एम कपाड़िया महोदय की, आपके इंपॉर्टेंट थिंकर में से हैं, इनको आप लोग पढ़े ही हैं। तो आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। ये सुपर 50 है, 50 की क्लास है, थोड़ा सा तेज चलेंगे, ना तो बहुत स्लो चलेंगे, ताकि आपके 1 घंटे के अंदर 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 2 आपका क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 2, कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, नोट करते हुए चलिएगा आप लोग, ठीक है, ताकि आपका परीक्षा तक एक छोटा सा नोट बन जाए, एग्जाम के समय रिवीजन करने में काफी आसानी हो जाती है। और इस समय आप लोगों का समय बहुत कम है, यूपीपीजीटी वाले बच्चे प्रैक्टिस से ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कीजिए, ठीक है, 2025 में, ताकि आपके पास एक पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए, जो एक आपके ऊपर बेरोजगारी का ठप्पा लगा ना, वो दूर हो जाए। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। 2 नंबर कह रहा, प्रतिलोम विवाह किनके बीच होता है? कौन से विवाह? प्रतिलोम विवाह किसके बीच होता है? इसका उत्तर आप सभी का सही होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा, उच्च वर्ग के पुरुष का निम्न वर्ग की स्त्री। बी कह रहा, उच्च वर्ग के पुरुष का उच्च वर्ग की स्त्री से। सी कह रहा, निम्न वर्ग के पुरुष का उच्च वर्ग की स्त्री से। डी कह रहा, निम्न वर्ग के पुरुष का निम्न वर्ग की स्त्री से। तो इसका आंसर आप सभी का सही आना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी हो जाएगा, आप लोग नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये प्रतिलोम विवाह की बात कर रहा, अनुलोम विवाह की बात नहीं कर रहा। अनुलोम विवाह में जो है उच्च वर्ग का लड़का होता है, निम्न वर्ग की स्त्री होती है, और प्रतिलोम विवाह इसी जस्ट उल्टा हो जाता है, जो आपका जो है निम्न वर्ग का लड़का होता है, उच्च वर्ग की स्त्री होती है, ठीक है। तो इसको जो है प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। तो यही देखिए आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट आपका। ये प्रश्न उत्तर नंबर 3 क्या कह रहा है? 3 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग, प्रश्न नंबर 3 कह रहा, समूह से बाहर विवाह को प्रतिबंधित करने वाले विवाह को क्या कहते हैं? ये जो समूह है ना, समूह से बाहर विवाह को प्रतिबंधित करने वाले विवाह को क्या कहते हैं? कंफ्यूज मत रहिएगा, आंसर जो है प्रश्न इत्मीनान से, जो कुल माइंड से पढ़ के आंसर दीजिए, खटाखट जो है आपका जो है आंसर सही होगा ही। ऐसे प्रश्न आप लोग बार बार पढ़े हैं विवाह नातेदारी में, जो है आप, तो इसका आंसर गलत करेंगे ही नहीं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जा रहा है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? अंतर विवाह। बी कह रहा है बहिर्विवाह। सी कह रहा है बहुविवाह। डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए अंतर विवाह, ऑप्शन बी बहिर्विवाह, ऑप्शन सी बहुविवाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 3 का आंसर फटाफट दीजिए आप लोग। इसका आंसर आप सभी को पता हो गया होगा, अंतर विवाह, ठीक है। जो प्रश्न कह रहा है ना उसके अनुसार, क्योंकि समूह से बाहर को विवाह प्रतिबंधित करने वाले विवाह को क्या कहते हैं, क्योंकि प्रतिबंधित करने की बात कर रहा है, इसलिए अंतर विवाह हो रहा है। प्रतिबंधित ना करता तो बहिर्विवाह होता, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिए। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका क्या हो जाएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 4, देखिए सभी के सभी प्रश्न इजी हैं, ऐसे प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे प्रश्न आप गलत कर देंगे तो फिर बहुत दुख की बात होगी। आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 4 क्या कह रहा है आपका। ये 4 नंबर प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक है आपका हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इस पुस्तक के लेखक कौन है पूछ रहा, तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा। आपका ऑप्शन है करा के एम कपाड़िया, बी राजबली पांडे, सी पी एन प्रभु, डी सुंदर सिंह। ऐसा ऑप्शन ही है कि इसका आंसर आप लोग ऐसे आंख मूंद के बंद करके मार देंगे, सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न उत्तर नंबर 4 का आंसर जो है क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर आपकी जो है पी एन प्रभु महोदय हो जाएंगे। ये देखिए ऑप्शन सी आंसर लगा लीजिएगा, ठीक है। अगला जो है प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न उत्तर नंबर 5 क्या कह रहा है। आइए ध्यान दीजिए, प्रश्न उत्तर नंबर 5 नंबर प्रश्न आपका कह रहा, अंतर विवाह की प्रथा सबसे अधिक प्रचलित थी। ये अंतर विवाह की प्रथा सबसे अधिक प्रचलित थी, कहाँ प्रचलित थी आप लोग बताइए फटाफट कमेंट करके। ऑप्शन ए ब्राह्मणों में, बी अनुसूचित जातियों में, सी जनजातियों में, डी उपरोक्त सभी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न उत्तर नंबर 5 का। तो इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है, जनजातियों में, ठीक है। ये देखिए जनजातियों में, ऐसे विवाह जो अंतर विवाह की प्रथा सबसे अधिक जो प्रचलित थी वो जनजातियों में, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न उत्तर नंबर 6। ये 6 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, शिक्षक माँ पत्नी के पद के साथ संबंधित भूमिकाओं को क्या कहते हैं। आपका ये शिक्षक है, माँ है, पत्नी पद के साथ संबंधित भूमिकाओं को क्या कहते हैं आप लोग बताइए। तो आपका ऑप्शन ए करा बहुभूमिकाएं, बी करा भूमिका पुंज, सी करा भूमिका, डी करा भूमिका ग्रहण। तो इसका आंसर आप लोग गलत नहीं करेंगे जहां तक मैं जानता हूं। तो ये देखिए आपका, ये बहुभूमिकाएं किसको कहते हैं, यानी कि मल्टीपल रोल। भूमिका पुंज मतलब रोल सेट्स, और भूमिका मतलब रोल, भूमिका ग्रहण मतलब रोल टेकिंग, ठीक है।
तो ये चारों इंग्लिश देखिए मैंने बताई, आप लोग कंफ्यूज मत होइए। आपका इसका आंसर भूमिका पुंज हो जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति जो होता है ना, बहुत सी भूमिकाओं का बहुत से रोल, वो किसी की माँ होता है जो है, किसी की माँ है, किसी की जो चाची है, तो किसी की बुआ है, तो एक व्यक्ति जो है इस महिला हो गई, और वही पति हो गया तो किसी का जो है वो बेटा है, किसी का जो है पिता है, किसी का चाचा है। तो और अगर जॉब कर रहा, ऑफिस में कर रहा, भूमिका पुंज की बात कर रहा, यही जैसे वहां पे कह लीजिए ऑफिस में अगर वो कोई ऑफिसर है तो किसी के लिए जान ही रहे हैं, वो साहेब है तो किसी के लिए साहब के नीचे है, किसी के लिए कुछ है, तो वही चीज जान लीजिए। आप समझ गए होंगे भूमिका पुंज क्या है। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न उत्तर नंबर 7, ये क्या कह रहा है? वंशानुक्रम के नियम से अर्थ। प्रश्न कह रहा है वंशानुक्रम के नियम से अर्थ, तो क्या अर्थ है बताइए आप लोग। तो ऑप्शन ए कह रहा है संपत्ति हस्तांतरण से संबंधित नियम, बी कह रहा सदस्य व्यक्ति के रक्त समूह निर्धारण से संबंधित नियम, सी कह रहा वैवाहिक संबंधों से संबंधित नियम, डी कह रहा भाई बहनों की पहचान से संबंधित नियम। ये देखिए प्रश्न ध्यान दीजिएगा, आंसर गलत मत कीजिएगा। वंशानुक्रम की बात कर रहा तो ऑप्शन ए देखिए संपत्ति हस्तांतरण से संबंधित नियम, ध्यान दीजिएगा आप लोग गलत नहीं करेंगे। सदस्य व्यक्ति के रक्त समूह निर्धारण से संबंधित नियम, और बी करा वैवाहिक संबंधों से संबंधित नियम, डी करा भाई बहनों की पहचान से संबंधित नियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका आंसर देखिए आप सभी का बी हो जाएगा। ठीक है, नोट करते हुए चलिए, ऑप्शन बी हो जाएगी, क्योंकि ऑप्शन बी क्या कह रहा है, सदस्य व्यक्ति के रक्त समूह निर्धारण से संबंधित नियम होता है। वंशानुक्रम नियम वही चलता है ना, रक्त से संबंधित नियम है ना, रक्त से संबंधित बात कर रहा है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। आइए प्रश्न नंबर क्या कह रहा है, ये 8 नंबर प्रश्न। ये कह रहा है आपका धर्म मानव की पार्श्विक एवं दैवीय प्रकृति के बीच की श्रृंखला है। धर्म मानव की पार्श्विक एवं दैवीय प्रकृति के बीच की श्रृंखला है, यह किसकी अवधारणा है? तो आप बताइए आप सब। ऑप्शन ए करा जीवे काणे, बी करा के एम कपाड़िया, सी करा राधा कृष्णन, डी करा पणिक्कर महोदय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न उत्तर नंबर 8 का बताइए। तो इसका आंसर आप सभी को पता है, ऑप्शन बी हो जाएगा के एम कपाड़िया महोदय, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसा दे रहा है अलग टाइप का कि आप लोग तुरंत आंसर मार देंगे खट से। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या आपका प्रश्न उत्तर नंबर क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि हिंदू धर्म में 3 ग्रह माने गए हैं। जो हिंदू धर्म है इसमें 3 ग्रह माना गया है। क्या कह रहा है, देव ऋण और ऋषि ऋण, और तीसरा क्या कह रहा है, ये क्या है? तो इसका सभी आंसर मार देंगे आप लोग। मुझे पता है कि ऑप्शन ए मातृ ऋण, बी पितृ ऋण, सी गुरु ऋण, और डी आपका उपरोक्त कोई नहीं कह रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर, ऐसे प्रश्नों को आंसर आप लोग गलत ना कीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, अगर गलत कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये देखिए ऑप्शन बी पितृ ऋण हो जाएगा, नोट करते हुए चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या आपका। आइए प्रश्न उत्तर नंबर 10 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए प्रश्न उत्तर नंबर 10 नंबर कह रहा प्राचीन विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला, ये प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो इसका तो आंसर भी आप सभी का पता होगा। ऑप्शन ए कह रहा है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, गृह सूक्त। तो ये प्राचीनतम विवाह संस्कार वर्णन करने वाली बात कर रहा, विवाह सूक्त किसमें पाया जाता? तो आप सभी को पता है, ये आप बताने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन ए आप लोग खट्टे से आंसर मारेंगे। ये ऋग्वेद में पाया जाता है विवाह सूक्त की बात, आपके ऋग्वेद में प्राचीनतम ग्रंथ की बात भी कर रहा जो है भारतीय धार्मिक सबसे जो है प्रमुख ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। वेद पुराण को आप लोग जान ही रहे हैं, वैदिक ग्रंथ के 4 वेद हैं, आप लोग जान ही रहे हैं। तो आइए देखते हैं ये प्रश्न क्या कह रहा है आपका। कह रहा है एक समूह के रूप में उपकुल किसके निकट है? एक समूह के रूप में उपकुल किसके निकट है? तो आपका ऑप्शन ए कह रहा संस्था के, बी कह रहा समुदाय के, सी कह रहा जात के, और डी कह रहा गोत्र के। ये जो है एक समूह में उपकुल की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गलत कह देंगे आप लोग इसका आंसर। तो इसका आंसर देखिए ना, उपकुल आपका गोत्र के ही तो निकट है। गोत्र के बारे में आप लोग जान ही रहे हैं, पिछली क्लास में मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है। आप लोग अगर क्लास रेगुलर देख रहे होंगे मेरी, तो आप लोग ऐसे प्रश्न सही कर देंगे, क्योंकि ये सब प्रश्न मैं पिछली क्लासों में करा चुका हूँ। ठीक है, ये तो दोबारा लेके इसलिए आया हूँ क्लास, क्योंकि आप लोगों का पीजीटी का एग्जाम लगा हुआ है, यूपी पीजीटी का, और दिल्ली का जो ये आपका यूपी पीजीटी और ये बिहार पीजीटी लगा हुआ है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा।
तो ये आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है आपका। प्रश्न उत्तर नंबर 12 नोट कर लीजिएगा। कह रहा है संयुक्त परिवार की प्रकृति किस प्रकार की होती है। इस संयुक्त परिवार की बात कर रहा है। देखिए संयुक्त परिवार की प्रकृति किस प्रकार की होती है, तो आप सभी को पता है। ऑप्शन ए समाजवादी कह रहा, बी साम्यवादी, सी नाजीवादी, डी पूंजीवादी। तो संयुक्त परिवार की क्या विशेषता है, ये विशेषता के साथ आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर आपका देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा। संयुक्त परिवार की विशेषता ही समाजवादी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 13 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन विकासवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है। ये कह रहा नहीं है, ध्यान दिया करिए आप लोग कि कौन सा विकासवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है। तो ऑप्शन ए कह रहा है टाइलर, बी स्पेंगलर, सी लुई डूमा, डी निकोफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का। तो इसका आंसर आपका देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा। निकोफ महोदय जो है ये विकासवादी सिद्धांत के समर्थक नहीं है। बाकी आपका ये जो हो गया टाइलर, स्पेंगलर, लुई डूमा, ये सब विकासवादी सिद्धांत के समर्थक है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। आपका सुपर 50 है, 1 घंटे के अंदर 50 क्वेश्चन है। मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों का कम समय में अधिक जो है प्रश्न लेकर आया हूँ। ठीक है, एग्जाम के दृष्टि में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आप लोग सिलेबस जिसको ना लगे कि ये सब प्रश्न इधर उधर के हैं तो आप सिलेबस मिला लेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि सारे प्रश्न सर जो है सिलेबस से लेकर आए हैं। तो प्रश्न उत्तर नंबर 14 क्या कह रहा है, आइए ध्यान देते हैं। प्रश्न उत्तर नंबर 14, दी फैमिली के लेखक कौन है। ये जो दी फैमिली पुस्तक है, इसके लेखक कौन है पूछा। तो ऑप्शन है आगबर्न, बी हैरिस, सी निकोफ और डी इनमें से कोई नहीं कह रहा। तो इस पुस्तक का लेखक कौन हो जाएगा आप लोग बताइए। तो ये देखिए ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, निकोफ महोदय हो जाएंगे। दी फैमिली पुस्तक के लेखक आपके निकोफ महोदय हैं। मैं आज वन लाइनर टाइप में ये प्रश्न है आपका। ठीक है, वन लाइनर टाइप में, क्योंकि अगर मैं इसका व्याख्यात्मक ले जाऊंगा सभी ऑप्शन बताने लगूंगा तो 50 क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। तो इसलिए मैं वन लाइनर टाइप में इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा इजी प्रश्न और इम्पोर्टेंट है प्रश्न हम पूछे जा रहे हैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 15 क्या कह रहा है आपका। 15 नंबर, एक व्यक्ति के रक्त संबंधित सभी रिश्तेदार जिसमें पितृ और मातृ दोनों पक्षों से संबंधित होते हैं कहलाते हैं। कह रहा है प्रश्न, ध्यान दीजिए आप लोग कि एक व्यक्ति के रक्त से संबंधित सभी रिश्तेदार जिसमें पितृ और मातृ यानी माता की तरफ से पिता की तरफ दोनों पक्षों के संबंधी होते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है एकोदर बंधु, बी सहोदर बंधु, सी पितृ बंधु, डी मातृ बंधु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग इसका आंसर गलत मत कीजिए क्योंकि विवाह और नातेदारी चैप्टर से ये वंशानुगत प्रश्न है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये पितृ बंधु यानी कि पितृ वंश से आ जाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको, कंफ्यूज मत रहिएगा मातृ और पितृ बंधु में। ठीक है, क्योंकि मैं पिछले क्लास में सब के सब प्रश्न जो है विस्तार से अच्छे से करा दिया हूँ एक एक चीज को। तो ये तो बार बार कह रहा हूं मैं, रिपीट प्रश्न है, इजी प्रश्न है, इजी प्रश्न है जो बार बार पूछे जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 16 है, प्रश्न उत्तर नंबर 16 है। ठीक है, क्या कह रहा है ध्यान दीजिए। कह रहा है मातृ पक्ष की ओर कितनी पीढ़ियों तक के सदस्यों में विवाह संबंध निषेध है। ये मातृ पक्ष की ओर से कितनी पीढ़ियों तक के सदस्यों में विवाह संबंध निषेध है यानी कि मनाही है। तो आपका ऑप्शन ए करा 5 पीढ़ी तक, बी 6 पीढ़ी तक, सी 7 पीढ़ी तक, डी 8 पीढ़ी तक। बताइए 5 पीढ़ी, 6 पीढ़ी, 7 पीढ़ी, 8 पीढ़ी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए फटाफट। तो देखिए ये जो मातृ पक्ष की बात कर रहा है ना, तो ये 5 पीढ़ी तक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं आइए फटाफट। प्रश्न उत्तर नंबर 17, ये क्या कह रहा है आपका। कह रहा है हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बहुपत्नी विवाह पर कब से रोक लगाई गई। ये देखिए विवाह 2 बार मिसप्रिंट छपा है। बहुपत्नी विवाह पर कब रोक लगाई गई। ये हिंदू और जैन, सिख, बौद्ध धर्म की बात कर रहा है। इस पे जो बहुपत्नी विवाह था यानी कि एक लोग एक से अधिक शादियां करते हैं, बहुपत्नी मतलब उनके कई पत्नियां हो, इस विवाह पर कब से रोक लगाई गई। तो आपका ऑप्शन ही करा सन 1954, ध्यान दीजिए, बी कह रहा सन 1955, सी सन 1956, डी सन 1957। तो इसका आंसर आप सभी लोग सही करेंगे जहां तक मैं जानता हूं। तो इसका आंसर आपका 1955 हो जाएगा, ऑप्शन बी ये सही है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है।
ये देखिए प्रश्न उत्तर नंबर 18 आपका कथन और कारण का प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न कथन और कारण का प्रश्न है। तो कथन आपका आ क्या कह रहा, आ मतलब ये हो गया। प्रश्न नंबर 18 का कथन आ क्या कह रहा है, ये आ। तो परिवार कह रहा, परिवार अब उपभोग की प्रमुख इकाई हो गया है। देखा जाए सही, परिवार अब उपभोग की प्रमुख इकाई हो गया है, तो ये तो मुझे लगता सही है। तो कारण बा क्या कह रहा है आपका, ये बा कह रहा परिवार उत्पादन की प्रमुख इकाई नहीं रह गया है। परिवार उत्पादन की प्रमुख इकाई नहीं रह गया। तो ऑप्शन ए कह रहा आ बा दोनों सही है। ये ऑप्शन ए कह रहा आ बा दोनों सही, बा जो है कि सही व्याख्या नहीं है। अच्छा, बी कह रहा आ बा दोनों सही है, आ बा की सही व्याख्या नहीं है। सी कह रहा के सही है, बा गलत है, और डी कह रहा बा सही है, आ गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए, प्रश्न उत्तर नंबर 18 का। तो ये देखिए ना प्रश्न, ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए बी सही आंसर, आ बा दोनों सही, लेकिन आ बा की सही व्याख्या नहीं है। यानी कि अपने आप में आ भी सही है आपका और ये बा भी सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि परिवार अब उपभोग की प्रमुख इकाई हो गया है, मैंने पहले कहा, ये सही। परिवार उत्पादन की प्रमुख इकाई नहीं रह गया, ये भी सही। तो इस प्रकार आ बा दोनों सही, लेकिन आ बा की सही व्याख्या नहीं करता, अपने आप में दोनों सही है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 19 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका, ध्यान दीजिए लोग, नोट करते हुए चलिए आप लोग। बाल विवाह, ये बाल विवाह के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, तो आपका बाल विवाह की बात कर रहा है और कह रहा है इसके लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार नहीं है। नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन ए कह रहा है दहेज, बी कह रहा औद्योगिकीकरण, और सी कह रहा अनुलोम विवाह, और डी कह रहा संयुक्त परिवार व्यवस्था। इसका आंसर तो साफ साफ दिख जा रहा आपका क्या है। ठीक है, इसका आंसर, तो इसका आंसर आपका औद्योगिकरण ही हो जाएगा ना, क्योंकि ये जिम्मेदार कह रहा कौन सा नहीं है। तो दहेज है, अनुलोम विवाह, संयुक्त परिवार विवाह, तो बात विवाह के लिए यहाँ तो पाया ही जाता था। हालांकि अब जो वर्तमान समाज है, भारतीय संविधान के तहत बाल विवाह पे जो है कानूनी रूप से, कठोर रूप से जो है प्रतिबंधित है, कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और हालांकि भारतीय समाज धीरे धीरे शिक्षा की ओर बढ़ रहा है, जैसे शिक्षित हो रहा, बाल विवाह की प्रथाएं रुक रही है। ठीक है, बाल विवाह पहले बहुत मात्रा में पाया जाता था, तो उसके पीछे बहुत कारण रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा। प्रश्न उत्तर नंबर 20, ध्यान दीजिए आप लोग। कह रहा है हिंदू विधवा पुनर्विवाह नियम किस वर्ष पारित हुआ। ठीक है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की बात कर रहा, तो आपका ऑप्शन है 1854, ऑप्शन बी 1856, सी 1947, डी 1954। ठीक है, तो इसका आंसर तो आप लोग इतिहास में घुसे होंगे तो गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ये, क्योंकि हिंदू विधवा पुनर्विवाह की बात कर रहा है ना, तो इसका आंसर इसका 1856 हो जाएगा। ये बहुत पहले की बात है। ठीक, 1856 में ही ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह नियम, वो आपको सती प्रथा समय याद है ना, राजा राम मोहन राय के समय की बात कर रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका 1856, आप लोग नोट कर लीजिएगा उसको, ताकि प्रश्न आ जाए तो गलत मत कीजिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर आपका 21 क्या कह रहा है। ध्यान दीजिए, प्रश्न उत्तर नंबर 21 कह रहा है हिंदू विवाह में कुछ वैधानिक प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम 1955 द्वारा किए गए थे, सही उत्तर चुनिए। 21 प्रश्न कह रहा आपका कि हिंदू विवाह में कुछ वैधानिक प्रावधान जो है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 द्वारा, ये अधिनियम 1955 द्वारा किए गए थे, तो सही उत्तर इसके अनुसार आपको चुनना है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा एक विवाह का कठोर नियम, ऑप्शन डी करा तलाक का अधिकार, सी करा केवल ए सही है, और डी करा ए और बी दोनों सही है। ए बी दोनों सही है का मतलब एक विवाह का कठोर नियम, ये तो आपका सही है, और तलाक का अधिकार ये भी सही है 1955 द्वारा नियम द्वारा। तो इस प्रकार इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये और भी दोनों सही है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 22, किसने एक विवाह को सार्वभौमिक माना है। क्या कह रहा, किसने एक विवाह को सार्वभौमिक माना है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा बे क्या बैचोलन, और बी कह रहा बिल फॉल्ट, और सी कह रहा टाइलर यानी एडवर्ड बर्नर टाइलर महोदय, ऑप्शन डी कह रहा वेस्टर मार्क महोदय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आपका देखिए
टायलर महोदय हो जाएंगे। ऑप्शन सी एडवर्ड बर्नर टायलर, यही है ना, ऑप्शन सी यही सही आंसर हो गया। ठीक है, इन्होंने विवाह को सार्वभौमिक माना है, एकल विवाह सबसे अच्छा सार्वभौमिक रूप से इन एडवर्ड बर्नर टायलर महोदय। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, ये नोट करते हुए चलिए आप लोग। निम्नलिखित में से हिंदू विवाह के किस प्रकार में वधू मूल्य का भुगतान एक प्रथा के रूप में किया जाता है? ये वधू मूल्य की बात कर रहा है, एक प्रथा के रूप में जो है किया जाता है इसका भुगतान। हिंदू विवाह के किस प्रकार के वध मूल्य का भुगतान एक प्रथा के रूप में किया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए करा आर्य प्रथा में, ऑप्शन बी गंधर्व, सी असुर, डी देव। तो इसका आंसर मुझे नहीं लगता कि आप सभी का गलत होगा, इसका आंसर आप लोग सही ही करेंगे। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, असुर विवाह के तहत आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा प्रश्नानुसार। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है आपका? प्रश्न उत्तर नंबर 24 आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हिंदू विवाह तथा पुरुषार्थ व्यवस्था दोनों में ही पाया जाता है? ये देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन हिंदू विवाह तथा पुरुषार्थ व्यवस्था दोनों में पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए धर्म, बी अर्थ, सी यज्ञ, डी मोक्ष। तो ये किसमें पाया जाता है आप लोग बताइए फटाफट। जो है ये सुपर 50 फटाफट है, तो फटाफट आप लोग आंसर भी दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सभी को पता होगा कि ये सारे नियम कानून आपके धर्मों में ही पाए जाते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 25 आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ये जो संयुक्त परिवार है ना इसकी नहीं है, कह रहा है ये नहीं, ध्यान दीजिए। तो ऑप्शन ए कह रहा है सामान्य संपत्ति, बी कह रहा है सामान्य रसोई, सी सीमित आकार, डी सदस्यों में निश्चित संस्तरण। तो इसका आंसर एकदम कॉमन सा दिख रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है? तो समान संपत्ति संयुक्त परिवार में रहता है, समान रसोई आपका रहता ही है संयुक्त परिवार में। ठीक है, फिर क्या नहीं रहता? सीमित आकार तो नहीं रहेगा, सदस्यों में निश्चित एक संस्था पाई जाता है, बड़े छोटे का लिहाज किया ही जाता है ना, छोटा बड़ा का वहाँ होता ही है आपका। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सीमित परिवार। या आंसर साफ साफ दिख रहा था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका। प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है? ये प्रश्न नंबर 26 आपका 26 कह रहा परिवार लिंग संबंधों पर आधारित एक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि इतना छोटा और अस्थायी होता है कि बच्चों का प्रजनन और पालन पोषण समुचित रूप से कर सके। उपयुक्त कथन किसका है? ठीक है, ये 26 प्रश्न क्या कह रहा है, ये इसका कथन है। पूछा कि परिवार लिंग संबंधों पर आधारित एक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि इतना छोटा और अस्थायी होता है कि बच्चों को प्रजनन और पालन पोषण समुचित रूप से कर सके। उपयुक्त कथन किसका है? तो ऑप्शन ए कह रहा है मैकाइवर एवं पेज महोदय का, बी लुई हेनरी मेन महोदय का, सी डी.एन. मजूमदार, डी लुई हेनरी मॉर्गन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है आप लोग अगर ठीक से पढ़ाई किए होंगे तो देंगे, नहीं तो गलत करने के ज़्यादा चांसेस रहेगा। ठीक है, तो ये ऐसे थिंकर है कि जो हर जगह लगभग पाए गए रहते हैं। मैं एक ही दे दिया, अब आप लोग इसका आंसर सही कर भी देंगे। आपका ऑप्शन ये हो जाएगा मैकाइवर एवं पेज महोदय की अवधारणा ये है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है आपका? प्रश्न नंबर कह रहा है कि भारत में नातेदारी शब्द किससे संबंधित है? ये जो भारत में नातेदारी शब्द है ये किससे संबंधित है कह रहा है? तो कह रहा है ऑप्शन ए किसी जनजात के सामाजिक संरचना से संबंधित है, बी कह रहा है किसी जनजात के बहिर्विवाही वर्गों के विभाजन से संबंधित है, और सी कह रहा है श्रम विभाजन की प्रकृति से संबंधित है, डी कह रहा है जनजातियों की विवाह संबंधी रीतियों से जो है संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27 का भारत में नातेदारी शब्द किससे संबंधित है? आप लोग ऐसे प्रश्नों का आंसर गलत मत कीजिएगा। तो इसका आंसर आपका
हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसी जनजात के सामाजिक संरचना से संबंधित है ये। तो ऑप्शन ए नोट कर लीजिए आप लोग, प्रश्न उत्तर नंबर 27 का आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, आप लोगों का क्या हो जाएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 28 है ये। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न 28 कह रहा है कि पोर्टलैच वह आदिम प्रथा है जिसके द्वारा, ये प्रश्न नंबर 28, ये पोर्टलैच वह आदिम प्रथा है जिसके द्वारा। ठीक है, ये प्रश्न मुझे नया लगा, पोर्टलैच शब्द जो है मैं बहुत नहीं सुना था, तो लेकिन इसका आंसर लेके आया हूँ ताकि मैं आप लोगों को ये प्रश्न अगर आ जाए तो गलत ना हो। ठीक है, तो पोर्टलैच वह आदिम प्रथा जिसके द्वारा क्या होता है, तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है लड़की का विवाह संपन्न किया जाता है, बी कह रहा वस्तुओं का विनिमय किया जाता है, और सी कह रहा जनजात के मुखिया को सम्मानित किया जाता है, डी कह रहा सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए संपत्ति का अपव्यय किया जाता है। तो इसमें देखिए जो सबसे अलग है ना वही आंसर है इसका, मैंने एक दे दिया, अब आप लोग आंसर दे दिए होंगे। इसका आंसर आपका ये है, वस्तुओं का विनिमय किया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का वस्तुओं का विनिमय किया जाता है, जो पोर्टलैच है वह आदिम प्रथा है जिसके द्वारा वस्तुओं का विनिमय करण किया जाए। विनिमय मतलब आदान प्रदान, खरीद फरोख्त की बातें कर रहे हैं। ठीक है, लेन देन की बातें हो रही है। 29 प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। 29 नंबर प्रश्न, 29 नंबर प्रश्न कह रहा है जात में विवाह को कौन सा विवाह कहते हैं। जात में जो विवाह होता है उसको कौन सा विवाह कहते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन ए कह रहा बहिर्विवाह, बी कह रहा अनुलोम विवाह, सी कह रहा सागोत्री विवाह, और डी कह रहा अंतर विवाह। इसका आंसर क्या हो जाएगा 29 का, आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आपका अंतर विवाह हो जाएगा, क्योंकि बहिर्विवाह को जो क्या कहते हैं एक्सोजेमी कहते हैं ना, या एक्सोगेमी कहते हैं। अनुलोम विवाह को हाइपरगेमी कहते हैं। सगोत्र विवाह को जो है सगोत्र मैरिज कहते हैं। अंतर विवाह को इंडोगेमी कहते हैं या इंडोजेमी कहते हैं। कुछ लोग इंडोगेमी पढ़ते हैं, कुछ लोग इंडोजेमी पढ़ते हैं। ठीक है, इसको तो इसका आंसर अब तो आप लोग दे ही देंगे। तो अंतर विवाह आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, मैंने इंग्लिश भी बता दिया चारों को। जहाँ कंफ्यूजन हो तो हिंदी इंग्लिश जो पेपर दोनों में रहता है, तो हिंदी इंग्लिश जो है आप देख लिया कीजिए, मिलान कर लिया कीजिए। जो हमारे खासकर इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनको हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत होता है जो इंग्लिश में पढ़े रहते हैं। तो लेकिन यूपी में तो मुझे नहीं लगता, यूपी पीजीपी के जो बच्चे हैं और बिहार के, तो ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं, बाद में इंग्लिश वाले होंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 30 आपका क्या कह रहा। प्रश्न उत्तर नंबर 30 नंबर कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी कथन सत्य है। ये जो कथन है ना, इसमें से कौन सा कथन सत्य है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ए कह रहा आपका, क्या कह रहा ऑप्शन ए, ध्यान दीजिए। ऑप्शन ए कह रहा परिवार के सदस्यों की स्थिति प्रदत्त होती है। ऑप्शन बी कह रहा परिवार के सदस्यों की स्थिति नहीं। ऑप्शन सी कह रहा स्थिति अर्जित होती है। डी कह रहा उपयुक्त कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब जो सही है उसी को आपको बताना है। बाकी 4 गलत है, एक कोई सही है 30 का। तो ये आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर देखिए स्थिति अर्जित होती है। ठीक है, स्थिति अर्जित होती, अर्जित परिस्थिति प्रदत्त परिस्थिति मैंने पिछले क्लास में अच्छे से बता रखा है। ठीक है, अर्जित परिस्थिति जो आप अपने हुनर से अपने काबिलियत से प्राप्त करते हैं, और प्रदत्त परिस्थिति जो आपको प्रदान किया जाता है, जन्मजात प्राप्त होता है, जिसको आप बदल नहीं सकते। आप जिस जाति धर्म में जन्म लेते हैं वही रह के आप रह जाते हैं, उसी में आपकी मृत्यु हो जाती है, उसको आप बदल नहीं सकते, उसको प्रदत्त परिस्थिति कहते हैं। अर्जित परिस्थिति जो आप अपने हुनर से प्राप्त करते हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, टीचर, अधिकारी, नेता, विधायक बन जाए। ठीक है, आइए देखते हैं ये प्रश्न क्या कह रहा है। 31 नंबर, ध्यान दीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है। 31 कह रहा है एक पुरुष का एक स्त्री तथा उसकी बहनों के साथ विवाह को क्या कहते हैं। देखिए विवाह नातेदारी का प्रश्न है, घुस रहा है ये अच्छे से एकदम शुद्ध रूप से। ठीक है, विवाह नातेदारी आप जो है इरावती करवे मैडम को पढ़े होंगे अच्छे से, तो ये प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे। या के एम कपाड़िया महोदय पढ़े होंगे, तमाम थिंकर हैं। ठीक है, विवाह नातेदारी के प्रश्न किए हैं, या एन श्रीनिवासन महोदय पढ़े होंगे। तो ये प्रश्न क्या कर रहा है, एक पुरुष का एक स्त्री तथा उसकी बहनों के साथ विवाह को क्या कहते हैं, बताइए आप लोग। एक पुरुष है और एक जिस स्त्री से शादी किया है, फिर उसकी बहनों से भी शादी किया, तो ऐसे विवाह को क्या कहते हैं। तो आपका ऑप्शन है बेशर्त, बी
हाइपरगेमी, सी ये क्या सुरोलल विवाह, और ऑप्शन डी का अनुलोम विवाह। तो इसका आंसर आप सभी को अब तो पता ही हो गया होगा, जहां तक मैं जानता हूं। ये सुरोलल विवाह इसमें दिया ऑप्शन के रूप में, यही हो, इसको शाली विवाह आप भी कह सकते हैं जी। ठीक है, क्योंकि जो आपके जो शादीशुदा इसमें जो हमारे भाई बंधु होंगे उनको पता होगा। तो सुरोलल विवाह जो है यानी कि शाली विवाह भी आप कहते हैं इसको। और बेशक आप लोग जान ही रहे हैं, और हाइपरगेमी ये भी आप जान ही रहे हैं, अनुलोम विवाह आप लोग जानिए, हाइपरगेमी अनुलोम विवाह, ये जो आपका ना ये हाइपरगेमी दिया है, अनुलोम ये कहाँ है, ये डी अनुलोम विवाह, ये दोनों एक ही चीज है। ये हाइपरगेमी आपका इंग्लिश शब्द दे दिया, ठीक है, ये जो आपका हाइपरगेमी इंग्लिश शब्द है इसी का, किसका, ये अनुलोम विवाह का। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसी का, दोनों एक ही चीज है। बाकी चलिए बेशक आप लोग जान ही रहे हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है आपका। प्रश्न उत्तर नंबर 32। 32 आपका कह रहा है मुसलमानों के अस्थायी विवाह को क्या कहते हैं। अभी मैंने क्विज डाला था, आप लोग अगर मेरे क्विज को देखे होंगे, जो प्रश्न उत्तर डालता हूँ बीच में अपने चैनल पे, जो चैनल बराबर देख रहे होंगे मुझे, तो इसका आंसर भी वो लोग दे देंगे, क्योंकि मैंने क्विज में ये प्रश्न डाल रखा है कि मुसलमानों को अस्थायी विवाह को क्या कहते हैं। तो आपका ऑप्शन है निकाह, बी मेहर, सी जिहर, डी मुताह। ठीक है, इसका आंसर मुताह हो गया। ठीक है, हालांकि मुताह जो विवाह है ये सिया में पाया जाता है, अस्थायी विवाह सुन्नी में नहीं पाया जाता। आप लोग इसको नोट करके रखिए, ये प्रश्न बन सकता है कि मुताह विवाह इसमें पाया जाता है, शिया या सुन्नी, तो ऑप्शन के रूप में 4 दे देगा कोई भी। तो मुताह जो है शिया में पाया जाता है, ये भी नोट करके रखिए आप लोग। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 33 प्रश्न कह रहा है हिंदू विवाह में वर और कन्या की उम्र होनी अनिवार्य है। आपका हिंदू विवाह के अनुसार बात कर रहा है प्रश्न नंबर 33 हिंदू विवाह। ठीक है, कि वर और कन्या की उम्र क्या होनी चाहिए विवाह के समय। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए करा 20 व 18 वर्ष, बी करा 18 15 वर्ष, सी करा 21 18 वर्ष, और डी करा 22 वर्ष और 20 वर्ष। तो हिंदू विवाह नियम जो है भारतीय संविधान के अनुसार आप सभी को पता है वर्तमान में 21 से 18 वर्ष है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर नोट कर लीजिएगा। लेकिन अभी जो है वर्तमान सरकार द्वारा चर्चा किया जा रहा था कि लड़कियों की उम्र भी, शादी की उम्र 18 से बढ़ा के 21 वर्ष कर दिया जाना चाहिए। लड़कों की तो है ही, लेकिन लड़कियों का भी 21 वर्ष कर दिया चाहिए, जाना चाहिए वर्तमान सरकार द्वारा। वो कारण ये बता रहे हैं क्योंकि उससे इनको दिक्कत आ जा रही है अपने करियर को लेकर। ठीक है, पढ़ाई लिखाई करते हो तो उम्र ज्यादा हो जाती है, तो शादी को लेकर दिक्कत हो जाती है, शादी में बाधा ना हो, इसीलिए। अब लेकिन अभी हुआ नहीं है। ठीक है, अभी तो भारतीय संविधान के तहत आपका यही 21 से 18 वर्ष। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 34, ध्यान दीजिए आप लोग, 34 नंबर प्रश्न कह रहा है मुसलमान। ठीक है, प्रश्न 34 नोट कर लिए। कह रहा है मुसलमान पति द्वारा एक ही तरह के समय में 3 बार तलाक करने को क्या कहते हैं। अच्छा, तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है तलाक विवाह, बी कह रहा आपका तलाक तहबीज, सी कह रहा तलाक असन, और डी कह रहा तलाक उल सुल। ठीक है, तलाक उल सुल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो है मुस्लिम यानी मुसलमान पति द्वारा एक ही तरह के समय 3 बार तलाक करने को क्या कहते हैं। अब देखिए ऐसे प्रश्न है जो हमारे मुस्लिम भाई बहन होंगे तो वो तो मेरे ख्याल से आसानी से सही कर देंगे, और बाकी लोग तो पढ़े होंगे तो अच्छे से तो वो सही करेंगे। लेकिन आपको अगर रिजल्ट पाना है पॉजिटिव तो पढ़ाई तो सभी को करना, चाहे आप किसी भी धर्म जात मजहब से हो। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर तलाक विवाह हो जाएगा 34 का, तलाक विवाह नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है आपका। प्रश्न उत्तर नंबर 35 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है खला क्या है, खुला है कि खला। अच्छा, खला क्या है। ठीक है, प्रश्न नंबर 35 कह रहा है खला क्या है ये। तो ऑप्शन ए कह रहा है पत्नी द्वारा संबंध विच्छेद की मांग जिसके लिए पति की अनुमति आवश्यक है उसे खला कहते हैं, ये कह रहा। बी कह रहा विवाह का एक प्रकार है खला, और सी कह रहा तलाक और पुनर्विवाह के बीच की अवधि है खला, और डी कह रहा इनमें से कोई नहीं।
तो इसका आंसर 35 का आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए कि पत्नी द्वारा संबंध विच्छेद की मांग जिसके लिए पति की अनुमति आवश्यक है। अगर पत्नी संबंध विच्छेद चाहती है अपने पति से तो पति का जो है क्या कहते हैं, अनुमति लेना बहुत आवश्यक होता है, उसी को खड़ा कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 36, ध्यान दीजिए आप लोग। 36 नंबर पर क्या है, ये प्रश्न क्या कह रहा है कि बहुपत विवाह का कारण, ये जो बहुपत विवाह का कारण क्या हो सकता है कह रहा। तो ऑप्शन ए कह रहा है संयुक्त परिवार को मजबूत बनाने का विचार, ये बता रहा है ऑप्शन ए। बी कह रहा पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की कम संख्या, यानी कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का कम अनुपात भी लिखा जा सकता है इसको। ऑप्शन सी कह रहा निरहत्ता, डी कह रहा उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर बहुपत विवाह का कारण है। तो 36 का आंसर आप लोग दीजिए क्या हो जाएगा जो है फटाफट। ये सुपर 50 का क्लास है, कम समय 1 घंटे के अंदर 50 क्वेश्चन होना चाहिए आप लोगों का। तो इसका आंसर आपका देखिए प्रश्न था सभी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बहुपत विवाह का कारण जो है संयुक्त परिवार को मजबूत बनाने का भी जो विचार हो वो भी सही माना जा रहा, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की जो कम संख्या है भी सही माना जा रहा, और निरंतरता मतलब गरीबी तो है, ये है आपका कारण इसका जो दिखा रहा है प्रश्नानुसार। तो प्रश्न नंबर 37 क्या कह रहा है आइए ध्यान देते हैं, देखते हैं टाइम कितना हो गया, थोड़ा नहीं तो ठीक है, टाइम ठीक चल रहा है आपका अभी प्रश्नानुसार। तो टाइम क्या हो गया, ये 40 मिनट हो गया। 37 प्रश्न देखिए थोड़ा तेज और चलते हैं फ्रेंड्स ताकि प्रश्न ना छूटे, 1 घंटे के अंदर हो जाए। तो प्रश्न नंबर 37 क्या कह रहा है आइए ध्यान देते हैं फटाफट। कह रहा है हिंदू परिवार समानता है, हिंदू परिवार समानता है क्या है आपका ऑप्शन ए एक विवाही परिवार, बी बहुविवाही परिवार, सी केंद्रीय परिवार, डी संयुक्त परिवार। तो क्या है हिंदू परिवार समानता किस रूप में पाया जाता है, इसका आंसर फटाफट दीजिए। तो ऑप्शन डी हिंदू परिवार संयुक्त परिवार के रूप में अधिकतर पाया जाता है। ठीक है, भारतीय समाज के बारे में कहा जा रहा है सब। आइए प्रश्न नंबर 38 देखते हैं क्या कह रहा है। 38 आपका कह रहा है मुस्लिम परिवार के संस्कार हैं, जो मुस्लिम है उस परिवार के संस्कार हैं क्या है आपका ऑप्शन ए सतवा, बी अफ्रीका, सी चिल्ला, डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये उपयुक्त सभी कह रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं आइए 39 प्रश्न। 39 प्रश्न आपका कह रहा है परिवार लगभग एक अस्थाई समिति है जो पति पत्नी से निर्मित होता है। परिवार लगभग एक अस्थाई समिति है जो पति पत्नी से निर्मित होता है, चाहे उनकी संतान हो अथवा ना हो। तो यह कथन किसका है, यानी ये प्रश्न यही कह रहा है ना कि परिवार एक अस्थाई समिति होता है जो पति पत्नी से निर्मित होता है, चाहे उनकी संतान हो, मतलब उनके संतान पैदा हुई हो या ना हो, उनके औलादी हो या ना हो। तो इसको यह कथन किसका है, ये कौन कह रहा है, तो आपका ऑप्शन है आगमन का, बी वेस्टरमार्क, सी लुंडबर्ग और डी उपर्युक्त कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 39 का आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आप सभी को पता है आगमन एवं निकाक महोदय हो जाएंगे। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। आपका प्रश्न उत्तर नंबर 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है परिवार की महत्वपूर्ण विशेषता मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, ये आवश्यकताएं हैं क्या है जी, परिवार की महत्वपूर्ण विशेषता जो है मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, ये आवश्यकताएं क्या हो सकती हैं बताइए आप लोग। ऑप्शन ए कह रहा है यौन संबंध, बी संतान उत्पत्ति और सी है जीविका उपार्जन, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऐसे प्रश्न आप लोग गलत मत कीजिएगा। ठीक है, अगर ऐसे प्रश्न गलत कर देंगे तो बहुत दुख की बात हो जाएगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट। आपका प्रश्न नंबर 41 क्या कह रहा है 41 आपका कह रहा है कौन सा परिवार सबसे उत्तम माना जाता है, कौन सा परिवार ऐसा है जो सबसे उत्तम यानी सबसे अच्छा माना जाता है बताइए। तो आपका ऑप्शन एक विवाह द्वारा संगठित कह रहा है, बी कह रहा द्विविवाह द्वारा संगठित, सी बहुविवाह द्वारा संगठित, डी उपयुक्त कोई नहीं कह रहा। तो 41 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो आप सभी को पता है इसका आंसर, आप मुंह के मारेंगे एक विवाह द्वारा संगठित परिवार को सबसे उत्तम सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, भारतीय समाज में। आइए देखते हैं 42 प्रश्न उत्तर नंबर क्या कह रहा है 42 यानी 42 नंबर प्रश्न आपका ये हो गया। कह रहा है आर्य विवाह कहते हैं, प्रश्न नंबर 42 कह रहा आर्य विवाह कहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा जब कन्या का विवाह पुजारी के साथ कर दिया जाए तो उसे आर्य विवाह कहते हैं। बी कह रहा लड़का लड़की अपनी इच्छा से विवाह करें तो उसे आर्य विवाह कहते हैं।
सी कह रहा है लड़का लड़की को प्राप्त करने के पूर्व लड़की के पिता को गाय बैल दे तो उसे आर्य विवाह कहते हैं। डी कह रहा है लड़की का पिता लड़के को दायित्व निभाने के लिए कहे और लड़की का विवाह कर दे। डी कह रहा है लड़की का पिता लड़के को दायित्व निभाने के लिए कहे और लड़की का विवाह कर दे। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ बहुत फ्रेंड्स। इसका आंसर आप लोगों का आ गया होगा। इसका आंसर आप सभी का ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 42 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है? लड़का लड़की को प्राप्त करने के पूर्व लड़की के पिता को गाय दे। ठीक है, ये आर्य विवाह के अनुसार नियम है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आइए प्रश्न नंबर 43 आपका 43 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए आप लोग। प्रश्न उत्तर नंबर 43 आपका कह रहा है आदिकाल में स्त्री पुरुष के यौन संबंध अनियमित थे। आदिकाल में स्त्री पुरुष का यौन संबंध अनियमित थे। यह किसका मानना है? ये तो बात सही है, लेकिन ये किसका मानना है? किस थिंकर का? ये आप लोग बताइए। ऑप्शन ए कह रहा है कूले महोदय, अनिचार सत्तन कूले महोदय। ऑप्शन बी वेस्टरमार्क, सी जॉनसन, डी बैकोफन महोदय। तो इसका ये आंसर किसका हो जाएगा बताइए? 43 का ये बैकोफन महोदय हो जाएंगे। ठीक है, ये इनके अनुसार है कि आजकाल में स्त्री पुरुष के यौन संबंध अनियमित थे। ये ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 44 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, 44 आपका कह रहा है प्रश्न जो है किस प्रकार का विवाह उत्तम माना जाता है जिसके परिणाम स्वरूप सुंदर स्वरूप और बुद्धिमान संतान की संभावना प्रबल रहती है। प्रश्न ध्यान दीजिए, कह रहा किस प्रकार का विवाह उत्तम माना जाता है, मतलब सबसे अच्छा विवाह माना जाता है जिसके परिणाम जो है स्वरूप सुंदर स्वरूप और बुद्धिमान संतान की संभावना प्रबल रहती है। यानी बुद्धिमान संतान अच्छे, मतलब सबसे सुंदर स्वरूप हष्ट पुष्ट बुद्धिमान और अच्छा संतान पैदा होने की संभावना रहती है। किस प्रकार के विवाह में? तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है बहिर्विवाह, बी कह रहा अंतर विवाह, सी कह रहा एक पक्षीय बहुपत्नी विवाह, डी कह रहा बहुपति विवाह। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, जहां तक मैं जानता हूं सही मानेंगे बहिर्विवाह। बहिर्विवाह आप लोग जान ही रहे ना, अपने जाति धर्म के बाहर विवाह करना बहिर्विवाह कहलाता है। और जब जाति धर्म और गोत्र से ऊपर उठ के विवाह करेंगे तो आपकी जो आने वाली संतान होगी वो ज्यादा अच्छी होंगी। ठीक है, ये ऐसा साइंस कहता, मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंस आपका विज्ञान ने इसको शोध ने साबित किया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 45 क्या कह रहा है? प्रश्न उत्तर नंबर 45 ध्यान दीजिए। 45 कह रहा है आपका जैविकीय कार्यों का संबंध किससे है? प्रश्न नंबर 45 ये जैविकीय कार्यों का संबंध किससे है कह रहा, आप लोग बताइए। तो ये कह रहा आपका ऑप्शन ए मनुष्य की आंतरिक प्रवृत्तियों की संतुष्टि से। जैविकीय कार्यों का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए कह रहा मनुष्य की आंतरिक प्रवृत्तियों की संतुष्टि से, बी कह रहा संतान उत्पत्ति की व्यवस्था करने से, और डी सी कह रहा असीमित उत्तरदायित्व की भावना से, डी कह रहा उपयुक्त कोई नहीं। जैविकीय कार्यों का संबंध किससे है? तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो बताइए फटाफट जो है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिएगा क्या कह रहा है ऑप्शन ए कि मनुष्य की आंतरिक प्रवृत्तियों की संतुष्टि से जैविकीय कार्यों का संबंध है। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार आंसर वही हो जाएगा आपका। आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 46 क्या कह रहा है। ध्यान दीजिए प्रश्न नंबर आप लोग 46 क्या कह रहा है? ये प्रश्न 46 कह रहा है निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि क्या है कथन कि परिवार, यहां से ध्यान दीजिए, परिवार संतान उत्पत्ति की अवैधता की समस्या का समाधान करके बच्चों को वैधता प्रदान करता है। बात तो सत्य है एकदम यहाँ। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा अरस्तु महोदय का, ऑप्शन बी फाल्सम महोदय, और सी कह रहा विलियम जे गुडे, डी कह रहा है किंग्सले डेविस महोदय। तो इसका आंसर आप सभी का सही होगा क्योंकि ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। विलियम जे गुडे महोदय की अवधारणा है परिवार संतान उत्पत्ति अवैधता की समस्या का समाधान करके बच्चों को एक वैधता प्रदान करता है। विलियम जे गुडे नोट कर लीजिए आप लोग। आइए देखते हैं ये क्या कह रहा। 47 नंबर प्रश्न आपका। 47 नंबर प्रश्न कह रहा जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे कहते हैं, जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए शास्त्रीय परिवार, बी जन्म परिवार,
सी जनता परिवार, डी अस्थायी परिवार। तो इस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए आप लोग। ऐसे प्रश्न आंसर गलत कभी मत कीजिएगा, ठीक है, भूल के भी मत करिएगा, क्योंकि ये सब कॉमन सेंस के प्रश्न हैं, ठीक है। अगर आप पढ़े ना हो तो भी आप लोग इसका आंसर मार दें। देखिए इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है ना जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं, तो जन्म परिवार भाई जन्म के आधार पर ही तो है। आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 48 क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर ये 48 नंबर आपका कह रहा है, अमेरिका में गोरे लोग निग्रों से विवाह, क्या, अमेरिका में गोरे लोग निग्रो से वैवाहिक संबंध नहीं स्थापित करते, क्योंकि ये क्या कारण है। जो अमेरिका के गोरे लोग हैं, जो निग्रो प्रजाति नहीं, निग्रो काले होते हैं, ठीक है, इससे प्रश्न नहीं पता रहा, तो वैवाहिक संबंध नहीं स्थापित करते, इसका कारण क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नहीं करा, क्योंकि वे निग्रो को हे समझते हैं, यानी कि नीचा समझते हैं, हे देश मतलब नीचे देश से समझते हैं। और ऑप्शन बी करा, उनके धार्मिक संस्कार इसे नहीं मानते हैं। ऑप्शन सी करा, दोनों प्रजातियां भिन्न है। डी करा, इनमें से कोई नहीं। तो 48 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका, दोनों प्रजातियां भिन्न है एक दूसरे से, भाई एक गोरा है काला है, इसलिए जो है ये क्या कह रहे हैं, गोरे लोग निग्रो से वैवाहिक संबंध स्थापित करना अच्छा नहीं मानते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इसका नोट कर लीजिएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 49 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपका। 49 नंबर प्रश्न कह रहा, अपना, नोट कर लीजिए आप लोग, कह रहा अपनी ही जात में विवाह की अनुमति देने वाले विवाह को कहते हैं। जो अपनी ही जात के अंदर विवाह को अनुमति देते हैं करने के, तो उसे क्या कहते हैं। तो अंतर विवाह ऑप्शन बी कह रहा, बी कह रहा अंतर जातीय विवाह, सी कह रहा बहिर्विवाह, और डी कह रहा साफ पिंड विवाह। तो कह रहा है कॉमन सेंस के प्रश्न है विवाह नातेदारी चैप्टर से, तो ये लोग प्रश्न है, ये सब प्रश्न आप सब उम्मीद करता हूँ गलत कभी नहीं करेंगे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 49 का अंतर विवाह हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 50 नंबर क्या कह रहा है, और ये आज का लास्ट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि बहिर्विवाह का प्रचलन निकट संबंधियों से, बहिर्विवाह का प्रचलन निकट संबंधियों से यौन संबंधों यानी इंसेक्स को रोकने के लिए हुआ। यह कथन किसका, यानी किस विद्वान का यह कथन है कि बहिर्विवाह का प्रचलन निकट संबंधियों से यौन संबंध को रोकने के लिए हुआ है। ये तो सही बात है एकदम। तो ऑप्शन ए के एम कपाड़िया, ऑप्शन बी वेस्टरमार्क, ऑप्शन सी मैकाइवर पेज, ऑप्शन डी डेविड इमाइल डिल्फिन, यानी इमाइल डिल्फिन महोदय हो गए ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए चारों के चारों ऑप्शन जो हैं ये आपके इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, ऐसे प्रश्न आप लोग गलत ना कीजिएगा। तो ये प्रश्न नंबर 50 का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए क्या आंसर आपका। देखिए ना वेस्टरमार्क महोदय हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी सही आंसर है, ये इन्हीं की अवधारणा है, इन्हीं का कथन है, नोट करके रखिएगा। देखिए ठीक है, बहिर्विवाह का प्रचलन निकट संबंधियों से यौन संबंधों को रोकने के लिए हुआ है, या कथन वेस्टरमार्क महोदय की। इस प्रकार के प्रश्न समझ गए ना, जो इजी टाइप के प्रश्न मैं लेके आया था और जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। जैसे वेस्टरमार्क का ही एक कथन और है कि सॉरी फ्रेंड, कथन है कि मनुष्य क्या पशु पक्षी भी सदा एक विवाही रहे। ये कहते हैं मनुष्य ही क्या पशु पक्षी भी सदा एक विवाही रहे हैं। यह कथन किसका पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे सकता है इसमें जो है। तो वेस्टरमार्क का भी ये है, ठीक है। और देखिए एक और हो गया, हिंदू जीवन पद्धति में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्या माना जाता है, स्टार दे दिया ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, संन्यास, वानप्रस्थ, ये सब प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, बार बार ध्यान दीजिए। तो गृहस्थ जो आश्रम आ जाता है इसमें, यानी कि गृहस्थ जीवन आ जाता है। तो इस तरह के प्रश्न जो विवाह नातेदारी से आप लोग गलत मत कीजिएगा। और यहाँ के प्रश्न जो है ऐसा नहीं काफी प्रश्न और बराबर पूछे जाते हैं। तो आई होप ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये आज देखिए आप सभी का 50 प्रश्नोत्तरों की एक श्रृंखला की और सुपर 50 लेके आया था फटाफट में, जो क्लास करा रहा हूँ उसी में है। और यहाँ से अगर प्रश्न आ जाता है आप लोग गलत ना कीजिएगा। और ऐसे क्या है ना, क्लास जो है आप लोग एक बार अगर कम समझ में आता है, समझ में तो ऐसे आता ही आता है, लेकिन अगर एक बार भूलने के आपको लगे कि भूल जाए तो दोबारा देख लीजिए, भगा के देख लीजिए एक एक में, क्योंकि वन लाइनर है। अगर यहाँ से प्रश्न आते हैं ना, ये प्रश्न गलत करते हैं तो आप लोगों का जो है फिर पॉजिटिव रिजल्ट पाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। मेरे सभी जो है प्रिय दोस्त इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इस समय आपके पास जो यूपी पीजीटी वाले हैं और बिहार वाले हैं जो भी हैं,
इनका भी परीक्षाएं लगी हुई हैं। यूपी पीजीटी वाले और यूपी वाले बच्चे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि आप लोगों का जो है जीआईसी का, प्रोक्टा का और एलटी का भी आने वाला वैकेंसी है। आप लोग पाएंगे, चाहे नए छात्र हों या पुराने छात्र हों, ध्यान दें। और इसमें तो आप लोगों का हो जाएगा तो बल्ले बल्ले रहेगा। जो ये एग्जाम दे रहे हैं यूपी पीजीटी, आपके पास समय बहुत कम है और जिनका परीक्षा लगा हुआ है, तो मेरे जो है आप लोग जो है अधिक से अधिक जो है काम कीजिए, अधिक से अधिक इस समय प्रैक्टिस सेट लगाइए, सॉल्व कीजिए। और मेरी क्लास तो देख ही रहे हैं आप लोग, इसके अतिरिक्त भी है प्रैक्टिस सेट गया सॉल्व कीजिए और पढ़ाई कंटिन्यू और रेगुलर करते रहिए। ऐसा नहीं एक दिन पढ़िए 2 दिन नहीं, आपके पास समय नहीं, समय अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सभी मैं प्रतियोगी छात्र छात्राओं से ये कह रहा हूँ, ठीक है। इस समय इसलिए लग के पढ़ लीजिए ताकि आपको 2025 में एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल ही जाए, ठीक है। तो ये जो है क्लास जो मैं लेके आता हूँ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों की क्लास कैसी लगी और कमेंट करके जरूर बता दीजिए। और जो चैनल पे नए जुड़े हो, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और क्लास के अंत में कमेंट करके जरूर बताया कीजिए क्लास आप लोगों की कैसी लगी और अगली क्लास आप लोगों को किस पर चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, किस थिंकर पे चाहिए, इसी प्रकार चाहिए प्रश्नोत्तरी की, किसी टॉपिक पे जो है व्याख्यात्मक चाहिए जो है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच आप सभी फ्रेंड्स का।